नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में पुनः स्वागत करता हूं। अभी तक हमने देखा कि कैसे भारत के संविधान का विकास हुआ, भारत के संविधान के विकास का क्रम क्या रहा है, अंग्रेजों या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के संविधान पर प्रभाव क्या रहा है, या उनके क्या क्या प्रावधान थे, साथ में अब उनका प्रभाव क्या पड़ा थोड़ा बहुत समझे, थोड़ा बहुत अब समझेंगे यहाँ पे उसका क्या योगदान रहा है। आने वाले क्लासों में भी हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे कुछ प्रावधान ऐसे होंगे जो हूबहू मैच करते होंगे पिछले प्रावधानों से। जैसे लोकसभा या राज्यसभा की बात, द्विसदनी विधायिका की जब बात की गई थी 1919 के अधिनियम में, इसी प्रकार 1935 के अधिनियम से बहुत सारे प्रावधान लगभग लगभग माना जाता है कि हमारे संविधान में, जो भारत का संविधान उसमें 70%, 60 से 70% प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट 1935 का अधिनियम था। 1935 के अधिनियम को कंप्लीट इसलिए नहीं पढ़ा गया क्योंकि उसके 70% प्रावधान अगर भारत संविधान से मैच करते हैं तो भारत के संविधान में उनकी बातें हो जाएंगी। तो संविधान के विकास को देख लिए, लेकिन संविधान सभा भी हमने देखी थी ना, तो उसमें संविधान सभा में हमारे संविधान में कौन सी शासन प्रणाली रहनी चाहिए, क्या स्रोत कहाँ से लिए जाए। हमने कहा था प्रारूप समिति बनाई गई थी जिसके कार्य क्या था कि विश्व के जितने भी संविधान हैं उनको देखना है, विश्व के जितने भी देश हैं उनके संविधानों को देखना, अध्ययन करना और वहां से जो बेस्ट है भारत के लिए उसको कैप्चर करना, ग्रैब करना और लाके इंडिया या भारत के संविधान में उपस्थित करना या भारत के संविधान में लिख देना। तो भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या हैं ये देखा जाएगा। लेकिन इससे पहले एक देखते हैं कि एक थिंकर है आइवर जेनिंग्स करके, क्या नाम है, आइवर जेनिंग्स। इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, भारतीय संविधान उधार का थैला है। इसी प्रकार की कुछ मिलती जुलती बातें हमारे कुछ भारतीय जो थे, खास करके प्रारूप समिति के सदस्य भी वो रह चुके थे, इन लोगों ने भी भारतीय संविधान को कुछ इसी प्रकार की संज्ञा दी कि भारत का संविधान उधार का थैला है। क्यों ऐसा इन्होंने कहा, जैसे के एम मुंशी भी कहते हैं, ठीक है, साथ साथ के टी शाह एक हम लोग पढ़े थे वो भी कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमने विश्व के जितने भी संविधान है सबसे ज्यादा की चीजें उधार ली है और ला के भारत संविधान में प्रस्तुत किया है या भारत संविधान में लिखा है। इसके जवाब में बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, भारत का संविधान कोई उधार का थैला नहीं है। हमने विश्व के जितने संविधान थे सबका अध्ययन किया, उनको हूबहू हमने भारत में कॉपी नहीं कर लिया है, हमने उसमें कुछ संशोधन किए, भारत की परिस्थितियों के हिसाब से क्या बेहतर है उसको हमने लिखा है। जो आने वाले कक्षाओं में हम देखेंगे भी कि हूबहू विश्व के जितने भी संविधान है या अमेरिका हुआ, कनाडा, उनको हूबहू हम लोग नहीं लिए, उसमें कुछ संशोधन किए हैं। या अमेरिका के संविधान से कुछ बातें लिए, संघीय शासन प्रणाली की यहाँ बात कर लेते हैं, अमेरिका के संविधान की संघीय शासन प्रणाली और कनाडा के संविधान की संघीय शासन प्रणाली, दोनों को मिक्स करके हमने अपनी संघीय शासन प्रणाली बनाई। तो ये उधार का थैला नहीं है, ये अलग अलग स्टडी करके अपनी खुद की थियरी डिराइव की गई है। तो ये कहना एक पूर्वाग्रह पूर्ण विचारधारा है, भारत के संविधान के बारे में ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। ये वास्तव में जो ये विचारधारा है ये तो खोखली है, पूर्वाग्रहपूर्ण है। वास्तव में विश्व के विभिन्न संविधानों से प्रेरणा लेकर बनाया गया एक अनूठा दस्तावेज है हमारा भारत का संविधान। यह प्रेरणा मात्र नकल नहीं है बल्कि भारतीय समाज और उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप गहन अध्ययन और अनुकूलन का परिणाम है। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख स्रोत क्या क्या रहे हैं भारत के संविधान के, प्रमुख स्रोत मतलब किन किन संविधानों, किन किन देश के संविधानों से कौन कौन से प्रावधान भारत के संविधान में लिए गए हैं। जहां से अधिकतर परीक्षा में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, प्रस्तावना कहाँ के संविधान से ली गई है, किस देश के संविधान से प्रस्तावना प्रभावित है, इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आंसर सीरीज हम कर रहे हैं ना, कि जैसे अभी तक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हमने किया कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आया, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किया, वैसे इन टॉपिकों पर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो हमने अभी बताया करीब करीब 60 से 70% प्रावधान उसके हमारे संविधान में मिलते हैं या उसका प्रभाव हमारे संविधान पे है। तो इसमें जो प्रमुख 1935 के अधिनियम का 70%, 60 से 70%, 2/3 के आसपास माना जाता है कि योगदान हमारे भारतीय संविधान पर इसका पड़ा हुआ है। इसके जो कुछ प्रमुख प्रावधान है उसको हम देख रहे थे। संघीय ढांचा, संघीय ढांचा कैसा होगा, शक्तियों के विभाजन को केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंधों को परिभाषित करने के लिए एक संघीय प्रणाली की स्थापना, भारत एक संघ होगा, भारत में एक संघीय प्रणाली की स्थापना होगी। बात की गई थी 1935 के अधिनियम में भारत को एक संघ बनाने
को कहा गया था। साथ में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी किया गया था कि राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। तो केंद्र सूची जो थी उस समय केंद्र थी, राज्य सूची उस समय बात नहीं की गई थी 1935 के अधिनियम, उसमें प्रांतीय सूची की बात की गई थी। अब यही प्रांतीय सूची आज की राज्य सूची है, समझिए। ठीक है, तो प्रांतीय सूची नहीं, अब वो है राज्य सूची और समवर्ती सूची। साथ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? उस समय के वायसराय को। अभी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां निहित है। राज्यपाल का पद यहां से लिया गया है, कहां से? 1935 के एक्ट से। तो क्वेश्चन आ सकता है संघीय ढांचा कहां से लिया गया है? 1935 के एक्ट से। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? यह भी लिया गया 1935 के एक्ट से। न्यायपालिका की स्थापना हमने बताया था 1935 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था भारत के लिए एक संघीय न्यायालय रहेगा, परंतु संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष होती है? 1937 में। प्रावधान 35 में, परंतु स्थापना का वर्ष 1937 है। यह भी लोक सेवा आयोग की बात की जाए, लोक सेवा आयोग ली आयोग की सिफारिश के आधार पर, ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1924 में, उसके आधार पर 1926 में फेडरल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन घोषित किया गया। यूनियन वर्ड नहीं है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन घोषित किया गया भारत का। उसको संवैधानिक दर्जा 1935 के अधिनियम के तहत दे दिया गया कि 1935 के अधिनियम अब ये भारत के संविधान का हिस्सा है। साथ में इसको भारत के संविधान द्वारा कब लागू किया जाएगा? 1950 जब अपना संविधान लागू होगा तब इसको यूनियन कहा जाएगा, यूपीएससी जिसको कहा गया। उस समय फेडरल कहा जा रहा था। फेडरल यूनियन क्यों कहा जाता है इसके जस्ट बाद थोड़ी अभी वेट करिए, हम फेडरल यूनियन दोनों बताएंगे क्या दोनों में डिफरेंस है। आपातकालीन प्रावधान भी 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं, उस समय जैसी व्यवस्था थी, परंतु हूबहू आपातकालीन प्रावधान अगर आता है तो आपातकालीन प्रावधान हमें यहां पे नहीं लगाना है। अभी देखेंगे ये क्लैश करेगा कि और देशों के साथ आपातकाल, यहां से क्वेश्चन आपको नहीं करना रहेगा। यहां क्या लिया गया? अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के लिए आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियों को परिभाषित करना। बस शक्तियों को, केंद्र सरकार के पास क्या क्या शक्तियां रहेंगी, ये लिया गया है। लोक सेवा आयोग तो पूरा ले लिया गया, यहीं से न्यायपालिका की स्थापना यहां से ली गई है। राज्यपाल का पद और संघीय ढांचा, संघीय ढांचा हम देखेंगे कहीं ना कहीं हमारे अमेरिका के संविधान से भी लिया गया है और कनाडा के संविधान से भी प्रभावित है। यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण आंतरिक स्रोत है। आंतरिक स्रोत क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये भारत का ही संविधान था, इसी से ले लिया गया है। क्या किया गया कि जो नए प्रावधान कर दिए गए वो नए तरीके से, कुछ प्रावधान ऐसे थे पुराने पहले से चले आ रहे थे, वो हूबहू लागू रहे। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान या ब्रिटेन, वर्तमान में इंग्लैंड जिसको हम कहते हैं, वहां के संविधान से हमने कौन कौन सी प्रणालियां ली हैं। वहां से संसदीय सरकार प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ यह है कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। तो कार्यपालिका यहां पे लिखा, यूके के मॉडल पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जहां कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है या जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली को हम और विस्तार से अन्य शासन प्रणालियों से भी तुलना करेंगे। कानून का शासन देखते हैं। यह सिद्धांत कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 हमारे संविधान में वहां कहा गया है, रूल ऑफ लॉ की बात की गई है। तो कोई भी व्यक्ति भारत में रहने वाला, चाहे वो सरकार हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो भारत के संविधान से, भारत के जो नियम कानून है उससे ऊपर नहीं है। तो ये रूल ऑफ लॉ लिया गया है। वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन जिसको कहा जाता है, विधि का शासन कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। साथ में विधायी प्रक्रिया, जो हमारे संविधान में हम आगे क्लास में देखेंगे कि प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, किसी विधेयक को पारित करने के लिए कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो कानून बनाने की प्रक्रिया, विधि बनाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? यह भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। साथ में भारत में एकल नागरिकता होगी, यह भी अवधारणा, मतलब एक नागरिकता, ऐसा नहीं कि राज्यों की अपनी अलग नागरिकता, जैसा कि अमेरिका या यूएसए जिसको कहते हैं, वहां पे जो चलता है कि सभी राज्यों की अपनी अलग अलग नागरिकता भी है, साथ में केंद्र की भी नागरिकता है। एक और फर्स्ट, पहले आओ पहले पाओ, जो चुनाव में हम आगे पढ़ेंगे कि पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब पहले आओ पहले पाओ। ये क्या होता है? मान लीजिए चुनाव लड़े,
अब जो सबसे ज्यादा मत पाएगा वही तो विधायक या सांसद बन के जाएगा। इसी को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, कि पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था। ये भी हम ब्रिटेन के संविधान से ही ग्रहण किए हुए हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम और संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये 5 प्रावधान। यहाँ पे पहले आओ पहले पाओ नहीं लिखा गया है, वो कभी कभी पूछता है एग्जाम में, उसको भी आप नोट कर लीजिए। साथ में अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकार, अमेरिका के संविधान से हम क्या क्या लिए हैं, यहाँ पे ये प्रस्तुत किया गया कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रमुख प्रावधान लिए गए हैं। अमेरिका का संविधान जो बना था, अमेरिका का संविधान कब बना है, ये बना है 1787 के आसपास। 1787 में अमेरिका में, उससे पहले 1781 से या 1779 से लेकर 1782 तक 83 तक अमेरिकन क्रांति हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि 1787 में वहां पे संविधान बनकर तैयार हुआ। क्रांति का कारण क्या था, वहां पर भी ब्रिटिश रूल था, फ्रांसीसी मतलब यूरोपीय जो कंट्रियां थी वो अमेरिका में भी रूल कर रही थी। उनके कर प्रणाली से परेशान होकर वहां की जनता ने, वहां के राज्यों ने विद्रोह किया और अमेरिका का एक संविधान बनकर तैयार हुआ। उस क्रांति के बाद जो पहला संशोधन अमेरिकी संविधान का किया गया 1791 में, वो था बिल ऑफ राइट्स, उसको कहते हैं। जैसे अपने यहां भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वो कहा जाता है केशवानंद भारतीवाद 1773 को। इसी प्रकार बिल ऑफ राइट्स को भी अमेरिका के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। कौन सा, क्या, बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स भारतीय संविधान के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। बिल ऑफ राइट्स क्या था, हमने बता दिया आपको कि जो अमेरिका के संविधान बना था उसके लिए संशोधन 1791 में पहला प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रमुख 10 प्रावधान थे। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछते, परंतु जानने के लिए आपको जरूरी है, आपको कहानी पता होनी चाहिए। 10 प्रावधान से, इन्हीं 10 प्रावधान से कहीं ना कहीं जो भी हमारे भारत के प्रावधान लिए गए हैं वो प्रभावित है। मौलिक अधिकार देखा जाए तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या, जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार सहित नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। कहा, अमेरिका का संविधान। तो हमने भी यहाँ से अपने यहाँ पे मौलिक अधिकारों की बात कही है। तो ऐसा नहीं कि जो मौलिक अधिकार अमेरिका में थे बस वही मौलिक अधिकार देंगे, या हूबहू हम वहां से गए और कॉपी किया और लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हम अपनी भारत की परिस्थिति के हिसाब से मौलिक अधिकारों को लागू किए हैं। परंतु मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्र है। देखिए, भारत की शासन प्रणाली को चलाने के लिए 3 प्रकार की स्ट्रक्चर बनाई गई है। शक्तियों का विभाजन 3 पार्ट में किया गया है। शक्ति का विभाजन देखा जाए अगर तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। शक्तियों का विभाजन, शक्ति का विभाजन। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली है तो कार्यपालिका अपने प्रत्येक कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, और कार्य, विधायिका कार्य क्या है, विधियां बनाना। ये नियम कानून बनाएगी। इन नियम कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी देश में किसकी होगी, वो होगी कार्यपालिका की। कि तब ये कहेंगे ना भैया हमने जो नियम कानून बनाए आपने लागू कहाँ किए, तो कार्यपालिका की जिम्मेदारी क्या है, नियम कानून को लागू करवाने की। वो नियम कानून सही से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो कार्य होगा न्यायपालिका की जांच करना कि नियम कानून जो लागू करवाए गए वो सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इनके बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया गया है। तो शक्ति का विभाजन हमने कहां से लिया है, न्यायपालिका स्वतंत्रता भी एक शक्ति, न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है। ठीक है ना, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने अमेरिका के संविधान से ली है। न्यायिक समीक्षा, कोई भी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद अगर वो कोई निर्णय देती है तो अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है। या हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया तो उसकी हम अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन कैसे निर्णय की अपील कर सकते हैं ये भी प्रावधान, विस्तृत थोड़ा प्रावधान है, हम आने वाली कक्षाओं में इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ अभी जानने के लिए न्यायिक समीक्षा क्या होती है कि अदालतों की विधायी कृत्यों, कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति
ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की जाए, राष्ट्रपति में महाभियोग, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो कैसी प्रक्रिया का उपयोग किया था, महाभियोग जैसी। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हम कहां से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी हम अमेरिका के संविधान से ही लिए हैं। तो क्या क्या प्रमुख बिंदु अमेरिका के संविधान से हम लिए हैं, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति के महाभियोग और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे जो अमेरिका का संविधान। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वो हमारे भारत की प्रस्तावना है। प्रस्तावना को लिया नहीं गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से काफी हद तक प्रभावित रही है। एक बार देख लेते हैं कोई प्रावधान छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद भी जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ये अमेरिका के संविधान की कुछ प्रमुख बातें रही। क्या क्या था, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति के महाभियोग, उपराष्ट्रपति का भी पद अगर देखा जाए तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया और हमारी प्रस्तावना के सारे प्रावधान है। लेकिन प्रस्तावना प्रभावित कहां से, अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन आया कि प्रस्तावना कहां से प्रभावित है, हमारी प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और कुछ प्रमुख देश देख लेते हैं। ये तो अमेरिका, ब्रिटेन और हमने 1935 के अधिनियम को देख लिया। अब हम देखते हैं अन्य देश जो है वहां से, जैसे आयरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, या फिर जो है ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हम देखते हैं अपने भाग 4 में, अपने संविधान के भाग 4 में इसको हम देखते हैं कि कहां कहां पर जो है डीपीएसपी है। इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाली क्लासों में। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, हमने बताया था राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत पद्धति से होता है। एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होती है, हमने बताया था, आने वाली क्लासों में इसकी डिटेल से चर्चा होगी कि एकल संक्रमणी मत पद्धति से किसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति का। राज्यसभा के सदस्यों के लिए भी नामांकन प्रक्रिया इसी प्रकार से होती है। राज्यसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं इसी शासन प्रणाली या इसी चुनाव प्रणाली से चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया या उनको चुने जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का चुनाव और डीपीएसपी, ये 3 पॉइंट कहां से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कनाडा के संविधान से कौन कौन सी प्रावधान लिए गए, भारत ने कनाडा के सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को अपनाया है। संघीय व्यवस्था एक फेडरल सिस्टम, एक यूनियन, दोनों वर्ड में डिफरेंस है कि संघीय व्यवस्था एक अमेरिका में भी कार्य कर रही थी, कनाडा में भी कार्य कर रही थी, परंतु हमने संघीय व्यवस्था कहाँ की अपनाई है, वो कनाडा की संघीय व्यवस्था अपनाई है। साथ में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां निहित होंगी, ये भी हमने कहां से लिया, कनाडा के संविधान से लिया है। राज्यपालों की नियुक्ति संबंधी प्रावधानों को ग्रहण कहां से किया है, ये भी हमने जो है कनाडा के संविधान से ग्रहण किया हुआ। हमने 1935 के संविधान में भी 1935 का जो अधिनियम आया था वहां पे भी देखा था कि राज्यपाल के पद को वहां से लिया गया है। तो राज्यपाल का पद वो जो संविधान है तो उसके पहले, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल का नियुक्ति कैसे होगी ये कनाडा से लिया गया है, लेकिन राज्यपाल का पद होगा भारत के लिए, ऐसा प्रावधान कहा गया। क्योंकि आप याद करिए कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता दे दी गई थी 1935 में, तो सभी प्रांतों के लिए एक एक प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किए गए थे, वही राज्यपाल कहीं ना कहीं थे। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान, राज्यपाल का पद नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान कहां से, कनाडा से। साथ में ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समवर्ती सूची, कितनी सूचियां हैं, हम अनुसूची 7 में, अपने देश में टोटल इस समय 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो हम देखेंगे वहां पे कि 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियों की बात की गई। समवर्ती सूची क्या होती है, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है और केंद्र की विधायिका को भी है, केंद्र सरकार को भी है। परंतु दोनों में अगर मतभेद होता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की जो बात होती है, जो प्रावधान होते हैं वो माने जाते हैं। तो समवर्ती सूची का कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती किसी गतिरोध की स्थिति में, तो ऐसे में यह प्रावधान कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से क्वेश्चन आ सकता है। समवर्ती सूची भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कनाडा से देखा जाए तो संघीय शासन, संघीय व्यवस्था जो है वो ली गई है और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, ये भी प्रावधान हम कनाडा के संविधान से लिए हैं। और आयरलैंड से हमने देखा डीपीएसपी, राष्ट्रपति का और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया जो है वो भी आयरलैंड से ली गई है। जर्मनी के सिद्धांत से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं? जर्मनी के सिद्धांत से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर सिद्धांत संविधान से लिया गया है। या आपातकाल की व्यवस्था जो कहां से 1935 में भी हमने देखा था, परंतु क्वेश्चन आता है कि आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो वो हम देखेंगे। जर्मनी, जहां पे ऑप्शन रहेगा जर्मनी वहां मारिएगा। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जर्मनी में एक जगह पड़ती है वाइमर, वहां पे ये संविधान की स्थापना होती है। जैसे अपने यहाँ दिल्ली में संसद भवन में इसकी स्थापना हुई थी, वैसे वहां पे इसको लिखा गया था, तो इसीलिए इसको व्यवहारिक रूप में वाइमर गणतंत्र भी कहा जाता है, जर्मनी के गणतंत्र को। भारत और जैसे सोवियत रूस का प्रभाव, सोवियत रूस का क्या भारत पे प्रभाव रहा है? मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में पहले से नहीं थे, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में बाद में ऐड किए गए। आर्टिकल नंबर 51A में इनका प्रावधान मिलता है, वहां पे हम देखेंगे। तो सोवियत रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, जब प्रस्तावना पढ़ेंगे वहां पे ये शब्द आएगा कि भारत में न्याय कौन सी बात की गई थी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय वहां पे बात की जाती है। तो वो भी कहां से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया है, क्योंकि रूस, सोवियत रूस का बात यहाँ हो रही है ना। सोवियत रूस पहले बहुत बड़ा था, फिर वो डिवाइड हुआ कई पार्ट में। साथ में अब कुछ और देख लेते हैं, फ्रांस से देख लेते हैं, फ्रांस से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा को हमने ग्रहण किया है। गणराज्य की अवधारणा कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, राष्ट्र प्रमुख होगा, वो राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। तो ये अवधारणा, गणराज्य की अवधारणा भी हमने फ्रांस से ली है। साथ में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया हुआ है। जापान से देखा जाए तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक हमने देखा अभी रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, और यह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए, यह अवधारणा किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के से केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। वहां क्या कह रहे थे कि विधि का शासन होगा, विधि के अनुसार ही सब लोग रहेंगे, विधि से ऊपर कोई नहीं है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? जितने भी व्यक्ति हैं उनको अगर दंडित किया जाएगा तो किस आधार पर दंडित किया जाएगा, वो बात कही जा रही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। जापानी संविधान से ली गई यह न्यायपालिका को कानून के निष्पक्ष और उचित होने की जांच करने की अनुमति देता है। कि कोई कानून, जो भी विधायिका कानून पारित कर देगी, उस पर निष्पक्ष रूप से न्यायपालिका का कार्य है कि सभी को, ऐसा नहीं कि कोई न्यायपालिका में जो जज बैठे हैं, अगर उनका कोई रिश्तेदार है तो उनको कम दंड देंगे और कोई उनका दुश्मन है तो उसको ज्यादा दंड दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी विधायिका द्वारा कानून बनाया गया है उसका निष्पक्ष रूप से पालन करवाया जाए। तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही सबको दंड दिया जाएगा। ठीक, ये जापान के संविधान से हम लोग लिए हुए हैं। कौन सी? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आप जो मेन हेडिंग है ये जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है। ये जो डिटेल हम दिए हुए हैं, ये डिटेल क्या है कि आपको चीजें कनेक्ट करने के लिए, थोड़ा स्टोरी बताने के लिए डिटेल दी गई है, परंतु क्वेश्चन जो होता है, जो मेन हेडिंग डाली गई उनसे आता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान अगर देखा जाए तो हमसे बाद में बनके तैयार हुआ है, ठीक है, परंतु यहाँ का संविधान, जैसे अपने यहाँ अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश रूल था, तो भारत परिषद अधिनियम आते, 1909 का अधिनियम हो गया, 1919 का अधिनियम हो गया और 1935 का, ऐसे अधिनियम आते। तो ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका के लिए भी अधिनियम आते, तो वहां भी ब्रिटिश रूल था। तो वहां के लिए 1910 में एक रूल आया था, एक संविधान बना था। एक बना था 1931 में अधिनियम आया था। इन्हीं दोनों अधिनियमों को ही हम वहां का संविधान मानते हैं, ठीक है। उस समय का, जब तक भारत, क्योंकि भारत तो आजाद हो चुका था, भारत के पास संविधान था, अपना संविधान था। ये संविधान दक्षिण अफ्रीका का संविधान नहीं था, वहां के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया संविधान था। तो तत्कालीन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो लिया गया है, वो लिया गया है संशोधन की प्रक्रिया, कि हमारे संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जाएगा।
हम देखेंगे आगे आने वाली क्लासों में संशोधन कई प्रकार से होते हैं। साधारण बहुमत से संशोधन होता है, विशेष बहुमत से, विशिष्ट बहुमत से। किसी भी संशोधन को संविधान में करना है तो वो 3 तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं संशोधन करने की। तो ये भी व्यवस्था हम कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो कहीं ना कहीं संविधान संशोधन की प्रक्रिया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किस देश के संविधान से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है। अभी तक देखिए हमने जो देखा, इससे आपको क्या समझ आया? जितने भी प्रावधान हमने लिए अलग अलग देशों से लिए, परंतु इनको पहले वहां जैसा हूबहू वहां पे है वही हमारे देश में कॉपी पेस्ट नहीं कर लिया गया, उसमें संशोधन किए। प्रारूप समिति क्या करती थी? पढ़ने के साथ साथ तो भारतीय परिदृश्य में इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। हमने आपको बताया था कि एक हम अटैच भी किए, लिंक भी अटैच किए हुए हैं कि संसद टीवी पर एक शो आता है संविधान, उसमें 10 एपिसोड है, 201 एपिसोड लगभग 1 घंटे का है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो शो जरूर देखिए, संसद टीवी का शो है। उसमें आप देखेंगे कि संविधान सभा में कितनी बहस होती थी, एक छोटे से भी मुद्दे को कितने डिटेल में चर्चा किया जाता था। तो ऐसा तो है नहीं कि जो भी हम देख के आए अमेरिका में मौलिक अधिकार कैसे हैं वो हूबहू कॉपी कर लिए। हमने देखा कि हमारे परिदृश्य में वे अधिकार कैसे होंगे। जो स्टार्टिंग में एक आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया था हमारा भारत का संविधान उधार का थैला है, वो कहीं ना कहीं अब तो आपको समझ में आएगा पूर्वाग्रहपूर्ण विचारधारा है। हमने अलग अलग देशों से लिया तो जरूर है, परंतु उसको अपने हिसाब से संशोधित किया है। इसका निष्कर्ष क्या रहा है? विश्व का एक अनुष्ठान दस्तावेज हमारा संविधान जो है विश्व की सारी व्यवस्थाओं को देखा कि वहां पे संविधान उनकी जो कमियां थी उनको दूर करते हुए कई लोगों को देख के एक बेस्ट संविधान, सबसे विस्तृत लिखित दस्तावेज बनाया गया भारत का संविधान। ठीक है, तो भारतीय संविधान केवल नियमों का संग्रह नहीं बल्कि एक जीवंत दस्तावेज। जीवंत क्यों कहा जा रहा है? दक्षिण अफ्रीका का संविधान हमने संशोधन प्रक्रिया ली, जीवंत इसलिए है कि इसमें समय समय पर संशोधन किया जा सकता है। कठोर और लचीलेपन का एक संगम है हमारा संविधान। तो उस हिसाब से देखें तो एक जीवन दस्तावेज है, क्योंकि संशोधन भी समय समय पर होते रहते हैं, जो हमारे राष्ट्र के मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह वैश्विक ज्ञान का संश्लेषण है जिसे भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला गया है। इसमें क्या है? वैश्विक अनुभवों का समावेश है, लोकतंत्र, न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाएं हैं। 75 वर्षों के भारत की प्रगति की स्थिरता की नींव है। क्या हमारा संविधान देखिए 75 वर्ष हो गया, परंतु अमेरिका के संविधान लागू होते ही उसमें मैक्सिमम 5 से 6 साल बाद क्रांति हो जाती है। फ्रांस में भी क्रांति होती है, इन सब का। लेकिन भारत 75 वर्ष हो गया लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई क्रांति नहीं होती। ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान की महत्व को दर्शाता है, या हमारे संविधान कितना व्यवस्थित ढंग से लिखा गया है वो बताता है। संविधान में विरासत को, हमारे देश की विरासतों को समझा गया, उनको सुरक्षित संरक्षित करने की प्रावधान भी किए डीपीएसपी में, उसको हम देखते साथ में हमारा कर्तव्य भी है। अभी तक हमने जितना भी देखा कि संविधान के स्रोत क्या क्या है, संविधान के स्रोत से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं फिर से बता रहा हूं। अब हम कुछ शब्दावलियां जो यूज कर रहे हैं उनको समझते हैं। या हमने कहा संसदीय शासन प्रणाली, तो क्या उस समय पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक शासन प्रणाली थी, संसदीय शासन प्रणाली, या फिर और कई सारी शासन प्रणालियां थी? ठीक है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी थी। या हम जो संघात्मक शासन प्रणाली यूज कर रहे हैं वो क्या उस समय बस एक ही शासन प्रणाली थी? ऐसा तो था नहीं। प्रारूप समिति क्या करती थी? अलग अलग शासन प्रणालियों को समझती थी, भारत के हिसाब से कौन सी बेस्ट होगी उसको लागू करती थी। तो उस समय कौन कौन सी वैश्विक स्तर पर शासन प्रणालियां थी इसकी हम चर्चा करेंगे। साथ में इसमें कुछ शब्दावलियां जिनकी हम बात कर रहे थे, यूनियन और फेडरल जैसे वर्ड, ये शब्दावली है, ये भी यहाँ पे क्लियर होगी। इसके बाद वाली क्लास में हम और डिटेल में शब्दावलियों को देखेंगे, परंतु आज अभी हम देखते हैं कि जो यूनियन और यूनिटेरी बात की, एकात्मक शासन की बात की जा रही है, उसको देखेंगे। फेडरल और यूनियन में हम अंतर समझेंगे। ठीक है, चलिए राजनीतिक प्रणालियों और अवधारणाओं की तुलना। सबसे पहले हम देखते हैं संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। आप फिगर से देखिए, फिगर क्या कह रहा है कि एक राज्य, ये सभी राज्य मिलकर एक शक्ति का केंद्र बना रहे हैं, इनकी एक शक्ति का केंद्र है। ये शक्ति का केंद्र हमारा विधायिका के रूप में हो सकता है, ये मिलकर एक न्यायपालिका बनाएंगे। ऐसा क्यों हुआ होगा? उस समय जितने भी राज्य रहे होंगे सब अलग अलग राज्य, सबका अपना कानून रहा होगा, सबकी अपनी एक रक्षा प्रणाली रही होगी, सबके कुछ ना कुछ साझे हित रहे होंगे। सभी स्टेट ने मिलकर सोचा कि जब हमारी सबकी रक्षा प्रणाली एक है तो क्यों ना एक यूनियन होके सबके लिए रक्षा प्रणाली सिर्फ और सिर्फ एक है। सबकी अलग अलग रक्षा प्रणाली क्यों रहे? सबके नियम कानून जो इतने बिखरे हुए क्यों बिखरे रहे? अगर हमारी साझा
हित हैं, तो साझा हित जितने हैं उनको हम एक जगह पे व्यवस्थित कर दें। तो राज्यों ने क्या किया, मिलकर एक संघ का निर्माण किया, अपनी शक्तियों में से कुछ शक्तियां इसने संघ को सौंप दी कि आप हमारी रक्षा, जैसी विदेश मामले, सभी राज्यों के विदेश मामले एक जैसे, तो सबने मिलकर एक संघ का निर्माण किया। तो इसीलिए इसको संघीय शासन प्रणाली कहा गया कि केंद्र के पास भी कुछ शक्तियां हैं, शक्तियां राज्यों के पास भी, ऐसा कि नहीं कि राज्यों के पास शक्तियां नहीं है, राज्य भी शक्ति रख रहे हैं और केंद्र के पास भी शक्ति है, केंद्र को शक्ति राज्य से मिल रही है। ये फेडरल गवर्नमेंट की संघीय शासन प्रणाली की, संघीय संघात्मक शासन प्रणाली की यूनियन भी कहते हैं, परंतु यूनियन यहाँ फेडरल की चर्चा हो रही है। फेडरल यूनियन क्या है, इसकी जस्ट बात समझते हैं। इन्होंने अपनी शक्तियां किसको दे दी, केंद्र को, भैया तुम हमारी तरफ से शासन करो। और ये क्या कह रहे हैं, देखिए ये स्ट्रक्चर देख के आपको क्या नजर आ रहा है कि शक्ति का केंद्र एक है, इसके नीचे बाकी सब है। इसने शक्ति को हस्तांतरित अपने जस्ट नीचे वाले को किया, यहां शक्तियां, मतलब शक्ति का एक केंद्र, यहां शक्ति के अलग अलग केंद्र हैं, ये भी केंद्र शक्ति का, ये भी केंद्र, ये भी केंद्र है। सबके जो साझे हित हैं वो किसके पास है, केंद्र के पास है, ये भी एक शक्ति का केंद्र है। तो एक जगह शक्ति निहित नहीं है, परंतु यहाँ पे शक्ति एक जगह निहित है। यहाँ राज्यों को, न्यायपालिका सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। ये एकात्मक शासन प्रणाली है कि भैया हम तानाशाही करेंगे। संघात्मक प्रणाली विविधतापूर्ण देशों के लिए उपयुक्त है, जबकि एकात्मक प्रणाली छोटे और सजातीय देशों के लिए अधिक प्रभावी हो सकती है। कोई बहुत छोटा सा भूटान जैसा देश अगर है, कितने राज्य वहां पे होंगे, तो अलग अलग राज्य क्यों स्थापित करना है, अलग अलग पुलिस व्यवस्था क्यों स्थापित करना है। इसलिए छोटे राज्यों के लिए एकात्मक शासन प्रणाली समझ में आती है, परंतु बड़े राज्यों के लिए संघीय शासन प्रणाली ज्यादा व्यवहारिक है। संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको समझते हैं। तो शक्ति का वितरण केंद्र व राज्य के बीच होता है, शक्ति का स्पष्ट विभाजन होगा कि केंद्र के पास कौन शक्तियां रहेंगी, राज्य के पास कौन शक्तियां रहेंगी। परंतु वहीं एकात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो शक्ति का वितरण, सारी शक्ति केंद्र में निहित होती है। ऐसा नहीं कि राज्यों को भी शक्तियां नहीं होती हैं, राज्यों को शक्तियां होती हैं, परंतु वो शक्तियां केंद्र द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती, केंद्र जब चाहे उन शक्तियों को छीन सकता है। साथ में संविधान कैसा होता है, जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसका संविधान कठोर होता है, संशोधन उसमें कठिन होता है, परंतु एकात्मक शासन प्रणाली का संविधान लचीला होगा। जरूरी नहीं लचीला हो, परंतु लचीला हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, शक्ति का केंद्र सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है। अब कोई संशोधन करना होगा तो एक इंसान की या एक सत्ता की व्यवस्था पड़ेगी। एक मान लीजिए एक संघ है जो अपने यहाँ संसद है, अभी कोई भी संशोधन करना हुआ देश में, ठीक है, संविधान में, तो कई प्रावधान ऐसे जिसमें राज्यों की भी परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। परंतु यहाँ पे क्या होगा कि केंद्र किसी से पूछना नहीं, भैया हमारा जो मन किया हमने कर दिया लागू। तो संविधान यहाँ का लचीला होता है कि एक बंदे के पास शक्ति है, वो जो चाहे वो संशोधन कर सकता है। परंतु यहाँ संशोधन कठिन है, हम राज्यों से भी कई प्रावधानों में परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो कठिन हो जाएगा ना। हम मान लीजिए हमारे घर में कोई फंक्शन पड़ा, हम डिसीजन मेकर अकेले नहीं है, कई लोग डिसीजन मेकर हैं, तो डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होंगी। परंतु जब एक डिसीजन मेकर रहेगा तो वो डिसीजन सारे ले पाएगा, ठीक है। न्यायपालिका की बात करें, न्यायपालिका यहाँ पे स्वतंत्र होती है, संविधान की रक्षा करती है। फेडरल में क्या होता है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। परंतु यहाँ न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं होगी, क्यों, क्योंकि शक्ति का केंद्र फिर वही एक है, संसद है, संसद यहाँ सर्वोच्च है, न्यायपालिका संसद के अधीन है, सबको शक्ति संसद दे रहा है। विधान पालिका है, विधायिका की बात करें, विधायिका द्विसदनीय होती, यहां पर भी विधायिका द्विसदनीय एकात्मक शासन प्रणाली में भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, लेकिन प्रायः यहाँ पे एक सदनीय विधायिका पाई जाती है। उदाहरण के लिए देखा जाए फेडरल शासन प्रणाली में कौन कौन से आते हैं, भारत, अमेरिका, कनाडा। अभी के लिए हम यही समझते हैं कि भारत, अमेरिका, कनाडा संघात्मक शासन प्रणाली में आ रहे हैं, परंतु ये संघात्मक शासन प्रणाली भारत के लिए और कनाडा के लिए थोड़ा डिफरेंस है, संघ और यूनियन का जो अंतर है ये समझते हैं। उदाहरण अगर इसका देखा जाए एकात्मक शासन प्रणाली, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान, ये कुछ छोटे देश हैं जहां पे एकात्मक शासन प्रणाली है। हम देखते हैं भारत के संदर्भ में कौन सी प्रणाली, हमने कहा ना कि फेडरल जो है हूबहू भारत के लिए नहीं है, भारत में फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। हमारे जो आर्टिकल 1 है उसमें लिखा गया है इंडिया अर्थात भारत। इंडिया क्यों कहा गया है, क्योंकि जो वैश्विक स्तर पर जितने हमारे चाहे यूएन में हो या फिर विश्व बैंक में जितने वैश्विक स्तर करार होते हैं वो सारे होते हैं इंडिया के नाम से, ना कि भारत के नाम से, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया है, फेडरेशन का नहीं। क्यों ऐसा किया गया, देखिए
कई सारे राज्य हैं और हमारा एक केंद्र है शक्ति का। तो केंद्र को शक्तियां राज्यों से नहीं मिली है, पहला अंतर ये समझ लिए। दूसरा अंतर समझते हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं, किसी भी राज्य के पास ये अधिकार नहीं है कि वो केंद्र से अलग हो जाए, ना ही अपना नाम परिवर्तित कर सकता, ना ही उसका अपना संविधान है अलग से, उसको केंद्र द्वारा शक्तियों को हस्तांतरित किया है। जबकि हम फेडरेशन में क्या देखते हैं, फेडरल सिस्टम में हमने क्या देखा कि राज्यों ने शक्तियां केंद्र को दी हैं। लेकिन भारत की स्थिति देखी जाए, अगर ये केंद्र है तो शक्तियों की दिशा किधर रहेगी, ये राज्य हैं, राज्यों की तरफ। राज्यों को शक्तियां केंद्र से मिली है, यहाँ पे केंद्र को शक्ति राज्य से मिली है फेडरल में, जबकि यूनियन में ऐसा नहीं होता है। तो जानबूझकर इसीलिए फेडरेशन, क्योंकि भारत के जितने भी राज्य हैं इनको, इनके पास ये अधिकार नहीं कि भारत से अलग हो जाएं, जबकि अमेरिका में ऐसा प्रावधान नहीं है, वो अलग हो सकते हैं चाहे तो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है कि भारतीय संघीय ढांचे का पालन करता है, लेकिन यह राज्यों का संघ नहीं बल्कि राज्यों का अखंड संघ है। क्यों कहा गया अखंड संघ है? हमने बताया ना कि राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं, कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता। ये भीमराव अंबेडकर ऐसा भारत के संविधान के यूनियन के बारे में कहते हैं। नहीं तो भारत में फेडरेशन वर्ड यूज कर दिया गया होता, परंतु वहां पे एक क्लियरिटी नहीं दिख रही है शब्द में, इसलिए यहाँ पे यूनियन शब्द प्रयोग है। यूनियन मतलब ये मत समझिएगा एकात्मक शासन है। अब ये देखिए, यहाँ पे शक्तियों का विभाजन संघात्मक, फेडरल और यूनियन संघ क्या है। यहाँ पे संघात्मक में शक्तियां कैसे हैं केंद्र के पास, यहाँ देखिए शक्तियों की दिशा ये है, परंतु यहाँ पे शक्तियां केंद्र से राज्यों को मिली हैं। यहाँ पे जब चाहे राज्य यहाँ से अलग हो सकते हैं, भैया हम केंद्र में तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम अपना अलग राज्य बनाएंगे, परंतु यहाँ पे इनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अलग हो सके। भारत की स्थिति देखते हैं, या इसका अर्थ देखिए, यहाँ पे लिखा गया ऐसा शासन ढांचा जिसमें केंद्र और राज्य प्रांतों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो। इसमें रहता है ऐसा ढांचा जिसमें केंद्र सरकार सर्वोच्च होती है और राज्यों का अस्तित्व केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता है। अस्तित्व केंद्र की इच्छा पर क्यों निर्भर कर रहा है? क्योंकि हमारे आर्टिकल 3 में प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, उसका आकार बदल सकती है, तो केंद्र की इच्छा पर ही है ना। आर्टिकल 3 में कहा गया कि संसद चाहे साधारण प्रक्रिया से किसी भी राज्य का नाम, किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, परंतु इसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा कोई भी विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। साथ में संसद में कितने बहुमत से? साधारण बहुमत से। जो लोग साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशिष्ट बहुमत जानते होंगे उनको ये बात समझ में आ रही होगी। जो लोग नहीं जानते परेशान मत हुई, आने वाली कक्षाओं में आपको सब क्लियर हो जाएगा एक एक करके। हम देखते हैं फेडरेशन, जो फेडरल की बात की और यूनियन की बात की जा रही है, यूनियन ऑफ स्टेट भारत के लिए। दोनों में अंतर क्या? उत्पत्ति, जो अभी हमने चर्चा की वही बातें यहाँ पे लिखेंगी। अलग अलग राज्य आपसी सहमति से मिलकर संघ बनाते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत क्या है? संविधान द्वारा राज्यों का संघ बनाया गया है, ना कि इनकी इच्छा से। मतलब जो हमारा संघ बना है वो राज्यों से नहीं बना है, हमारा संविधान या हमारा संघ सरकार राज्यों को बनाई है, ठीक है ना। हमारा संविधान राज्यों को नहीं बनाया, हमारा संविधान राज्यों से नहीं बना है, हमारे संविधान से राज्य बने हुए हैं। संप्रभुता की बात करें तो राज्यों के पास संघ में शामिल होने की पहले ही अपनी संप्रभुता थी, परंतु अब ऐसा नहीं रह गया। मतलब ये संप्रभु थे कि ये राज्य में शामिल हो सकते हैं, संघ में शामिल हो सकते नहीं, लेकिन यहाँ राज्यों के पास कोई संप्रभुता नहीं है। भारत के राज्य संप्रभु नहीं है, उन पे केंद्र का हस्तक्षेप है। संघ की संरचना कैसी होगी? राज्यों की सहमति से ही संघ का ढांचा बदला जा सकता है, परंतु यहाँ पर राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं। देखिए आर्टिकल 3 की चर्चा हमने की ना, आर्टिकल 3 की बात की, नाम बदल सकते हैं, सीमा बदल सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। यहाँ पे हमें राज्यों की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति ऐसा है कि राज्यों के पास भेजता है, व्यवहारिक रूप में राज्यों के पास राष्ट्रपति भेजता है कि आप बताइए आपकी सीमा का परिवर्तन किया जा रहा है, आपका नाम परिवर्तित किया जा रहा है। ऐसे में राज्य हाँ करता है, ठीक नहीं करता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति की जो इच्छा कहेगी, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो उसकी राज्य की अनुशंसा को मानता है या नहीं मानता है। साथ में संघ और राज्य का संबंध कैसा होता है? अगर फेडरल में हम देखें, संघ और राज्य दोनों का अस्तित्व बराबरी के आधार पर होता है, जबकि यूनियन में देखा जाए संघ सर्वोच्च होता है और राज्य उसका एक पार्ट होता है। यहाँ बराबरी की बात की जा रही है और यहाँ पे उसका राज्य एक पार्ट है। शब्दावली, फेडरेशन ऑफ स्टेट लिखा जाता है, इसको यूनियन ऑफ स्टेट लिखा जाता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं संसदीय शासन प्रणाली। अभी तक हमने क्या देखा? संघात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, और एकात्मक शासन प्रणाली, और साथ में
फेडरल और यूनियन का अंतर। अब हमें जो देखना है वो संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति शासन प्रणाली और एक दलीय या तानाशाही शासन, इनमें क्या अंतर होता है। तो कार्यपालिका देखते हैं, यहाँ पे कार्यपालिका की जिम्मेदारी के आधार पर देखा जाए तो संसदीय शासन प्रणाली में हमने बताया है कि संसद के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती। कार्यपालिका की जिम्मेदारी क्या है, संसद के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहाँ पे चलती है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली आपके अमेरिका के संविधान में है। वहां के ट्रंप जो चाहे वो कर सकते हैं, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया आती है, ठीक है ना। एक दलीय शासन प्रणाली में क्या होता है, ये तो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये किसी के प्रति उत्तरदायी, जनता के प्रति भी उत्तरदायी नहीं है। ये तो कम से कम जनता के प्रति उत्तरदायी तो है कि इनको जो चुना जा रहा है, कुछ साल बाद अगर ये सही से कार्य नहीं करते इनको हम पद से हटा देंगे, ठीक है। परंतु एक दलीय और तानाशाही में हम किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। किम जोंग को आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छे समझ में आएगा। शक्ति का स्वरूप देखते हैं, शक्ति का विभाजन, शक्ति जो संतुलित रूप से विभाजित किया जाता है, शक्ति विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच देखा जाए जो क्षैतिज विभाजन हो गया, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर में देखिए समझ लेते हैं, ठीक है ना। संघ के स्तर पर देखा जाए, ठीक है ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये हो गया क्षैतिज विभाजन। कि संघ के स्तर पर ही हम देख रहे हैं कि क्षैतिज विभाजन भी स्पष्ट रूप से भारत के संविधान में किया गया है। साथ में ऊर्ध्वाधर विभाजन मतलब राज्य कैसे होगा, या न्यायपालिका में और स्पष्ट यहां समझ में आएगा कि न्यायपालिका में सबसे पहले क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए शॉर्टकट में सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हाई कोर्ट होता है। शक्ति का विभाजन यहाँ कैसा है, ऊर्ध्वाधर रूप से है। यहाँ पर देखिए क्षैतिज नहीं, एक समान स्तर पर, संघ के स्तर पर नहीं है, ये संघ स्तर पर, ये राज्य के। तो शक्ति का विभाजन यहाँ ऊर्ध्वाधर रूप से हो रहा है। कहीं ना कहीं भारत की जो न्यायपालिका है उसमें एकात्मकता पाई जाती है। भारत के संविधान जो संघ की बात करें, भारत की न्यायपालिका ऐसे जो एकात्मक दिखती है, क्योंकि हाई सर्वोच्च निर्णय जो होगा वो सर्वोच्च न्यायालय का ही होगा, अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होगा। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में यहाँ पे शक्ति का विभाजन और संतुलन होता है। विधायिका के पास शक्ति होगी, कार्यपालिका के पास, न्यायपालिका के पास शक्ति होगी, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति के हाथ में शक्ति केंद्रित होती है। और अगर एक दलीय शासन प्रणाली में देखा जाए, एक व्यक्ति या एक दल में शासन केंद्रित, एक दलीय के लिए आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं किम जोंग का, ठीक है ना। उनको याद करते रहिए, एक दलीय आपको समझ में आती रहेगी। सरकार की स्थिरता, संसदीय के लिए आप भारत की स्थिति देखिए, राष्ट्रपति प्रणाली के लिए आप अमेरिका की स्थिति देख सकते हैं। सरकार की स्थिरता देखा जाता है, अस्थिर सरकार होती है। क्यों? क्योंकि अविश्वास मत से सरकार गिर सकती है। भारत के संविधान में आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 75 कहता है, उसमें जो प्रावधान है अगर उसको विस्तृत पढ़ा जाए तो उसमें लिखा गया है कि अगर विधायिका चाहे तो मंत्रिपरिषद को भंग कर सकती है। कैसे? अविश्वास प्रस्ताव लाके, ठीक है। साथ में ये क्यों करती है? जब देखती है कि कार्यपालिका अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है? जो अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका भी एक टर्म है, उसको भी आप आने वाली क्लासों में समझ जाएंगे अच्छे से। लेकिन यहाँ समझते हैं कि मान लीजिए मंत्रियों का समूह है, उसको क्या कहेंगे? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? हमारा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मंत्रियों का समूह जो मिलकर बनती है उसको मंत्रिपरिषद कहते हैं। तो पूरा मंत्रिपरिषद जो अस्थायी कार्यपालिका जिसको कहा जाता है, वो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, तो सरकार गिर सकती है। इस वजह से सरकार अस्थिर है। उसका शासन 5 साल के लिए कहा गया, परंतु वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है, परंतु उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव जैसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये सरकार, राष्ट्रपति शासन प्रणाली स्थिर होती है। इसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। निश्चित कार्यकाल क्यों क्या कहा जा रहा है? राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता क्या? ऐसा तो है नहीं, हटाया जा सकता है, परंतु उसके लिए बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। महाभियोग बहुत टफ प्रक्रिया है, उसके हिसाब से इसको हटाया गया। तो कहीं ना कहीं ये पूर्ण रूप से स्थिर नहीं है, फिर भी ये स्थिर ही मानी जाएगी। स्थिर लेकिन दमनकारी। फिर किम जोंग को आप याद करिए। जनता की भागीदारी देखा जाए, संसदीय शासन प्रणाली में जनता की व्यापक भागीदारी होती है। क्यों? विधायिका में आप पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, सांसद लोगों को चुन के आप भेजते हैं ना, तो यहाँ पर व्यापक भागीदारी होती है। यहाँ पर भी व्यापक भागीदारी होती है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव अगर अमेरिका में देखा जाए तो जनता मिलकर वहां करती है। यहाँ पे सीमित या नगण्य समझ लीजिए आप। उदाहरण देखा जाए भारत और ब्रिटेन,
यहाँ अमेरिका का उदाहरण ले सकते हैं, यहाँ चीन और उत्तर कोरिया। चीन तो फिर भी आप लेंगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे, उत्तर कोरिया को लीजिए आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, अभी तक इस क्लास में, अभी क्लास काफ़ी जो है ये बड़ी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे। परंतु अभी तक हमने क्या पढ़ा? संघीय शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? स्रोत पढ़ा, भारत के संविधान के स्रोत क्या क्या रहे हैं, ठीक है। संघीय शासन प्रणाली पढ़ा, फिर एकात्मक शासन प्रणाली पढ़ा, फिर संघीय शासन प्रणाली में दो वर्ड समझे, फेडरल और यूनियन, दोनों शब्दों का अंतर समझा। फिर हमने देखा और कौन शासन प्रणाली थी? संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति शासन प्रणाली, और कौन सी थी? तानाशाही या राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। ये तीन प्रणालियां थी। भारत में कौन सी ली गई है? यूनियन, फेडरल। संघीय शासन प्रणाली में भी यूनियन लिया गया है, फेडरेशन नहीं लिया गया है। यूपीएससी की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि 1950 के संविधान द्वारा हमारे जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था, उसका नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि भारत अब यूनियन बन गया, फेडरल नहीं रहा। साथ में हमने संसदीय शासन प्रणाली क्यों अपनाई? आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में क्या प्रॉब्लम थी? पूरी तरीके से जनता के प्रति जवाब दे, लेकिन कार्यपाल वो अपना एक तानाशाही, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तानाशाही के उसमें गुण मिलते थे, ठीक है। इसलिए राष्ट्रपति शासन प्रणाली हमने नहीं लिया, तानाशाही तो ले ही नहीं सकते थे, तो हमने संसदीय शासन प्रणाली ली। कहाँ से ली? ब्रिटेन से ली, ठीक है ना। ये भी ध्यान देना, संघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से प्रभावित है, जो अभी तक की क्लास में पढ़ा। शब्दावलियों की चर्चा करेंगे। साम्यवादी शासन प्रणाली क्या है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या है, और गणतंत्र प्रणाली क्या है। साथ में अन्य जो शासन प्रणाली चलती है, राजतंत्र, तानाशाही, कुलीन तंत्र, धर्मतंत्र, और कठोर। एक और शब्द आते हैं, कुछ शब्दावलियां, कठोर, हमारा संविधान कठोर है या लचीला है, किस आधार पर तय होता है, संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर तय होता है, कठोर क्यों कहते हैं, लचीला क्यों कहते हैं, ये समझेंगे। इसके बाद लिखित संविधान, अलिखित संविधान क्या होता है, ये समझेंगे। अभी तक शासन प्रणालियां पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे संशोधन। जो शब्दावलियां प्रयोग करते, कठोर है या लचीला है, लिखित संविधान है, अलिखित संविधान है, या फिर जो है संविधानवाद जैसी शब्द आते हैं, या फिर संघवाद जैसे शब्द आते हैं। इन सब शब्दावलियों को हम धीरे धीरे करके आने वाली एक दो क्लासों में समझेंगे। साथ में हम देखेंगे कि हमारे संविधान के बारे में विद्वानों या जो नेता थे या प्रमुख विचारक थे, उनका क्या मत रहा है। जैसे हमने पढ़ा अभी आइवर जेनिंग्स का जो मत रहा है कि भारत का संविधान एक उधार का थैला है, तो ऐसे ही प्रमुख नेताओं और विद्वानों का भारत के संविधान के मामले में क्या विचार रहे हैं, क्या ओपिनियन रहे हैं, क्या वो कहते हैं, वो देखेंगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए देखना जरूरी है। के एम मुंशी क्या कहते हैं, सर आइवर जेनिंग्स, देखिए इनके बारे में हमने बात की ना। यहाँ भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत लिखित संविधान है, इन्होंने क्या उधार का थैला भी बोला है। तो इस ग्रेवनी ऑस्टिन देखेंगे, ये पाश्चात्य विचारक है, मतलब पश्चिमी विचारक है। अर्नेस्ट बार्कर देखेंगे, इन सबको हम देखेंगे हमारे संविधान के बारे में ये लोग क्या कहते हैं। फिर ये जब पीपीटी खत्म होगी, इसके बाद हमारी पीपीटी शुरू होगी संविधानवाद जैसे शब्द। समाजवाद क्या होता है, ठीक है, साम्यवाद का अगला क्रम समाजवाद। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। फिर जब हमारे शब्दकोश लगभग सारे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो हमारी क्लास शुरू होगी वो होगी हमारी प्रस्तावना पे। हमारी प्रस्तावना के जो प्रमुख प्रावधान है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय या पंथ निरपेक्षता, जो उसमें वर्ड है उनको हम अच्छे से समझेंगे। करीब करीब 2 क्लासें प्रस्तावना पे चलेंगी। उसके बाद अनुसूचियों की क्लासें चलेंगी। अनुसूचियां हमारे यहाँ मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, फिर उसके बाद 12 अनुसूचियां जाती। 12 अनुसूचियों को हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अनुसूचियों से भी क्वेश्चन आते हैं, परंतु अनुसूचियों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल ना किसी बुक में है ना कहीं पे पढ़ाया जाता है, तो अनुसूचियों को भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम सारे टॉपिकों में साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी सीरीज करते जाएंगे। प्रस्तावना और अनुसूचियों की क्वेश्चन आंसर सीरीज एक साथ करा जाएगा। उसके पहले जो संवैधानिक स्रोत रहे हैं, जो अलग अलग देशों से लिया गया, या अभी जो शासन प्रणालियां पढ़ी हैं, विद्वानों के मत पढ़े, इस पे एक क्वेश्चन आंसर सीरीज रहेगी। तब जाके कहीं हमारा संविधान आर्टिकल 1 से शुरू होगा, और फिर वहां से हम देखेंगे कि कैसे हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। लास्ट में ये जितने भी क्लासें करी जाएंगी वो एक बेसिक क्लास रहेगी, किसी पर्टिकुलर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रहेगी कि ये एसएससी के लिए हो रही है, यूपीएससी की क्लास है, या फिर बैंक के लिए क्लास है, स्टेट पीसीएस के लिए क्लास है। ये बेसिक क्लास रहेगी, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब ये क्लासें खत्म होंगी फिर स्पेशल क्लासेस शुरू होंगी, यूपीएससी मेंस के लिए या यूपीएससी प्री के लिए, स्टेट पीसीएस, वो स्पेशल क्लासें रहेंगी। उसमें कुछ सीमित प्रावधान बताए जाएंगे, परंतु उससे पहले
हमको ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वहां पर दोबारा हम इन पॉइंटों को नहीं बताएंगे, वहां पर इनकी बस चर्चा होगी, इनको डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। तो वो क्लास जो हमारी एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी, उससे पहले बेसिक क्लास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये सबको करना है। चलिए आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद। फिर अगली क्लास में मिलेंगे हम कहाँ से, साम्यवादी शासन प्रणाली से देखा जाएगा अगली क्लास को। सल बंद कर।